Hi everyone, I hope you all are well. Welcome to Right Guidance and Ambition. My name is Anjali. So इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ हिस्ट्री 5th सेमेस्टर का लास्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन डिस्कस करने वाली हूँ विच इज़ बेस्ड ऑन इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। इससे पहले मैं आपके साथ यूनिट 1, 2 और 3 के इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन डिस्कस कर चुकी हूँ। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जिस भी सब्जेक्ट की वीडियोस अपलोड हो रही हैं आप लाइन वाइज देखो ताकि आपको कोई भी कन्फ्यूजन ना हो। अगर इन केस कोई भी कन्फ्यूजन है आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। आई विल ट्राई जितना जल्दी हो सके मैं आपको रिप्लाई करूँगी। जैसे कि मैंने आपको पंजाब यूनिवर्सिटी का जब सिलेबस एग्ज़ाम पैटर्न बताया था उसमें मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक से बताया था कि आपने अपने एग्ज़ाम के लिए टोटल 8 क्वेश्चन ही तैयार करने हैं। अगर आपने ये 8 क्वेश्चन अच्छे से डिटेल में तैयार कर लिए देन यू विल डेफिनेटली स्कोर वेरी गुड मार्क्स, क्योंकि ये मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक से बताया था। हमें पूरा जो सिलेबस है वो कवर करने की ज़रूरत नहीं है। आई होप आपने वो वीडियो अच्छे से देखी होगी। Now without wasting more time, let's start with our topic. So question number 8, explain in detail the origin and effects of the Industrial Revolution in Europe. सबसे पहले आपने लिखना है इंट्रोडक्शन। यहाँ पर जो लाइंस मैंने अंडरलाइन की हैं वही लाइंस आपने प्रिपेयर करनी है अपने एग्जाम के लिए। टाइम काफ़ी कम था आपके एग्जाम के लिए, सो इसीलिए मैंने वीडियो इस तरीके से अपलोड की है। द नेम इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इज गिवन टू दोज सिग्निफिकेंट चेंजेस एंड इन्वेंशंस ऑफ द लेटर हाफ ऑफ द 18th century एंड द अर्ली 19th century विच ट्रांसफॉर्म्ड एंड रेवोल्यूशनराइज्ड द होल इंडस्ट्रियल सिस्टम ऑफ इंग्लैंड। ये जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है यानी इंडस्ट्रीज़ को लेके जो क्रांति आई थी उसने काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो चेंज की। और ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जो 18th सेंचुरी है, जो आपकी लेट 18th सेंचुरी है और जो अर्ली 19th सेंचुरी जब शुरू हुई थी उसमें बहुत सारी जो मशीन्स हैं वो इन्वेंट हुई थी, जिसकी वजह से जो इंडस्ट्रियल सिस्टम था इंग्लैंड का वो काफ़ी हद तक चेंज हो चुका था। थिंग्स वर नो लॉन्गर मेड बाय हैंड। अब कोई भी चीज़ वहाँ पर हाथों से नहीं बनती थी, बट बाय पावर ड्रिवन मशीन्स इन बिग फैक्ट्रीज इन द टाउन्स एंड द सिटीज़। बल्कि बड़ी मशीनों के साथ जो है वो प्रोडक्शन का काम हो रहा था और फैक्ट्रीज भी बड़ी होती जा रही थी और उसके आसपास शहर बनते जा रहे थे। तो काफ़ी हद तक इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ने जो इंग्लैंड का सिस्टम है वो चेंज कर दिया था। दिस गिव अ ग्रेट स्टिमुलस टू द राइज ऑफ फैक्ट्री सिस्टम। तो इस तरीके से फैक्ट्री सिस्टम डेवलप होना स्टार्ट हुआ। जब फैक्ट्रीज लगेंगी तो वहाँ पे लेबर्स जो हैं वो आएंगे रूरल एरिया से, तो वहाँ पे टाउन्स जो है वो बनने स्टार्ट होंगे। और जब फैक्ट्रीज बनेंगी वहाँ पे कैपिटलिस्ट क्लास बनेगी, जो ओनर्स होंगे उस फैक्ट्री के, जो प्रोडक्शन का काम कर रहे हैं, जिनके हाथ में सारी मेन पावर रहेगी, जो कि कंट्रोल करेंगे, मैनेज करेंगे उस इंडस्ट्रियल सिस्टम को। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो इंग्लैंड में आया न्यू इन्वेंशंस के कारण, उससे जो सोसाइटी है वो काफ़ी हद तक चेंज हो चुकी थी। तो आपका हेडिंग है कॉजेज ऑफ द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के आने का क्या कारण था? अमंग द वेरियस कॉजेज दैट लेड टू द राइज ऑफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन द मोस्ट इंपॉर्टेंट वॉज द डिस्कवरी ऑफ न्यू लैंड। अब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के आने के बहुत सारे कारण हैं, बट उनमें से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो क्या है? न्यू लैंड की डिस्कवरी करना या सी रूट के थ्रू दूसरी कंट्रीज तक पहुंचना। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ लिखा है का बाय स्पेन। सो स्पेन कंट्री ने क्रिस्टोफर कोलंबस जो है उनको अमेरिका जो है भेजा था। तो अमेरिका कंट्री डिस्कवर हुई थी, इससे पहले किसी को नहीं पता था कि वहाँ पर एक कॉन्टिनेंट जो है वो वहाँ पर है। उसके अलावा जो वास्को डिगामा है पोर्चुगल कंट्री से बिलोंग करते थे, वो इंडिया में आए थे 1498 में। वहाँ पर जब वो इंडिया में आए कलिकत में, तो उन्होंने आकर यहाँ पे देखा कि जो यहाँ के स्पाइसेस हैं, जो हर्ब्स हैं वो काफ़ी यूनिक है, तो यहाँ पर ट्रेड किया जा सकता है इंडिया के साथ। तो हम देख रहे हैं किस तरीके से यूरोपियन कंट्रीज़ ने जो अपने डिस्कवरर्स हैं उनको भेजा नए सी रूट्स खोजने के लिए, कि ताकि वो नई लैंड्स जो है वो डिस्कवर कर सके। ड्यू टू दिस जोग्राफिकल डिस्कवरीज फ्रॉम यूरोपियन पावर्स वर एबल टू इस्टेब्लिश कॉलोनीज। और इसी के थ्रू जो है धीरे धीरे उन्होंने कॉलोनीज बनाना स्टार्ट किया, पावर को कैप्चर करना स्टार्ट किया उन एरियाज में जाकर। जैसे कि ब्रिटेन ने इंडिया को कॉलोनी बनाया था। तो यानी कि ज़रूरी नहीं है उस टाइम पर जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आई कि आपकी टेरिटरी उस टेरिटरी के साथ लिंक्ड करती हो या आपका कोई कल्चर सेम हो। वो जो कंट्रीज़ हैं वो काफ़ी दूर है और दूसरी एरिया से आपको डोमिनेट कर रही हैं फ्रॉम द फार ऑफ लैंड। From these colonies and the dominion, there was a huge demand for manufactured good in exchange of raw material supplied by them. अब इन सारी कंट्रीज़ को क्या चाहिए था? रॉ मटेरियल। जब इन कंट्रीज़ को रॉ मटेरियल मिलना स्टार्ट किया तो उस रॉ मटेरियल को क्विकली बेसिस पे किस तरीके से मैन्युफैक्चरिंग गुड्स में कन्वर्ट करना है, ये डिमांड काफ़ी इंक्रीज़ हो गई, जिसकी वजह से न्यू इन्वेंशंस हुई इंग्लैंड के अंदर और यूरोपियन कंट्रीज़ के अंदर।
धीरे धीरे इंडस्ट्रीज लगनी स्टार्ट हुई, रॉ मटेरियल जो है उसको यूज करके मैन्युफैक्चरिंग गुड्स में कन्वर्ट करना उन्होंने स्टार्ट किया। नेक्स्ट आपकी हेडिंग है व्हाई डिड द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन फर्स्ट बिगिन इन इंग्लैंड। सिर्फ इंग्लैंड कंट्री में ही पहले इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन क्यों आया, क्योंकि बाद में जाकर जितनी भी यूरोपियन कंट्रीज हैं वहां पर इंडस्ट्रीज लगनी स्टार्ट हुई, पर पहले इसकी शुरुआत इंग्लैंड से हुई। वाई? सबसे पहला पॉइंट है साउंड फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द इंग्लैंड। इंग्लैंड वाज अ लीडिंग कमर्शियल पावर इन द 18th सेंचुरी। 18th सेंचुरी में सबसे ज़्यादा पावरफुल कंट्री इंग्लैंड ही थी। हर स्ट्रॉन्ग नेवल पावर एंड द सुप्रीमेसी ओवर द सी ग्रेटली इन्हांस्ड हर सी बॉर्न ट्रेड। अब यहाँ पर जो इंग्लैंड कंट्री थी उनकी जो नेवल आर्मी है, जो नेवल पावर थी, वो उस टाइम में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी, जिसका यूज़ कर कर उन्होंने सी रूट के थ्रू डिफरेंट कंट्रीज़ को डिस्कवर किया, उनको अपनी कॉलोनी बनाया, वहाँ से रॉ मटेरियल जो है वो लिया और देन उसको मैन्युफैक्चरिंग गुड्स में कन्वर्ट कर कर दूसरी कंट्रीज़ में सेल करना स्टार्ट किया, जिससे वो इकोनॉमिकली काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो गए और वहीं पर सबसे ज़्यादा जो है इंडस्ट्रीज़ लगनी स्टार्ट हुई। पॉइंट है प्रोग्रेसिव नेचर ऑफ द इंग्लिश पीपल। द इंग्लिश मैन वर एडवेंचरस एंड द हार्ड वर्किंग एंड वर इम्बिव्ड विद द स्पिरिट ऑफ इंडिविजुअल फ्रीडम। अब जो इंग्लिश मैन थे वो काफ़ी हद तक एडवेंचरस और हार्ड वर्किंग लोग थे, जिनकी खुद की इंडिविजुअल आइडेंटिटी थी। उनकी सरकार उन पर डोमिनेट रोल प्ले नहीं करती थी। जितने भी इंडिविजुअल्स थे उनके पास फ्रीडम था। दे इंजॉय द फ्रीडम ऑफ स्पीच, प्रेस, राइटिंग एंड कुड एक्सप्रेस देयर व्यूज़ अबाउट पॉलिटिशियन, इकोनॉमिस्ट एंड स्कॉलर्स। तो इंग्लैंड कंट्री के अंदर लोगों के पास फ्रीडम था अपने व्यूज़ को एक्सप्रेस करने के लिए, और सरकार को भी इवन क्रिटिसाइज वो कर सकते थे अगर वो प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहे हैं उनके वेलफेयर के लिए। देयर वर नो रिस्ट्रिक्शन ऑन देम फ्रॉम द गवर्नमेंट साइड। गवर्नमेंट की साइड से किसी भी तरीके का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं था उन लोगों पर, जिसकी वजह से न्यू इन्वेंशंस हुए, न्यू डिस्कवरीज उन्होंने की, जो न्यू मशीन्स हैं वो, न्यू फैक्ट्रीज, न्यू एक्सपेरिमेंट वहाँ पर होने स्टार्ट हुए सबसे ज़्यादा। आपका पॉइंट है ब्रिटिश कॉलोनीज। इंग्लैंड हैड अ वास्ट कॉलोनियल एम्पायर स्प्रेड अक्रॉस द वर्ल्ड। फ्रॉम दीज इंग्लिश कॉलोनीज कम एन अबंडेंट सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल एट चीपर रेट फॉर द फैक्ट्रीज। अब इंग्लैंड एक ऐसी कंट्री है, इसके लिए बोला जाता था कि एक टाइम पर इसके अंडर 60 कंट्रीज थी, यानी 60 कंट्रीज पे ये रूल कर रहे थे। इसी चीज़ का यूज़ करते हुए इन्होंने वहाँ से रॉ मटेरियल बहुत ही चीपर रेट्स पे लिया और अपनी फैक्ट्रीज़ में उसको यूज़ किया और मैन्युफैक्चर गुड्स में कन्वर्ट कर कर कॉलोनीज़ में हायर रेट पे उसको सेल करना स्टार्ट किया। इस सारे सिस्टम ऑफ चेन से उन्होंने अपनी जो इकोनॉमिक पावर है उसको काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर लिया था। तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन सबसे पहले जो है इंग्लैंड के अंदर आई। आपका पॉइंट है ईज इन जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी। इंग्लैंड वॉज फॉर्चुनेट टू हैव पेरिनियल रिवर्स विच इनेबल हर टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी एट अ लो कॉस्ट। अब किसी भी इंडस्ट्री को उस टाइम पर चलाने के लिए, मशीन्स को चलाने के लिए इलेक्ट्रिसिटी बहुत ज़रूरी थी। अब इंग्लैंड के अंदर ये बहुत अच्छी किस्मत है उन लोगों की, पेरिनियल रिवर्स यानी ऐसी रिवर्स में वाटर जो है पूरा साल फ्लो करता है, तो उसी वाटर को यूज़ कर कर बहुत ही चीप रेट पर उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की। और जैसे कि हमें पता है इलेक्ट्रिसिटी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है मशीन्स और फैक्ट्रीज़ को चलाने के लिए, तो इसी चीज़ का यूज़ कर कर इंग्लैंड ने अपनी जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ है उसको इंक्रीज़ किया। नेक्स्ट आपकी हेडिंग आएगी इम्पैक्ट ऑफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। फर्स्ट पॉइंट है इकोनॉमिक इफेक्ट। फर्स्ट सब पॉइंट है आपका abundant production of manufactured goods. The first immediate result of the industrial revolution was the production of manufactured goods in a greater क्वांटिटी। जैसे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इंग्लैंड कंट्री में आती है, जो प्रोडक्शन का सामान है वो काफ़ी लार्ज क्वांटिटी में प्रोड्यूस किया जाना शुरू हो गया इन स्टैंडर्डाइज फॉर्म, मतलब एक जैसा, जिसमें साइजेस और शेप्स और जो क्वालिटी है वो एक जैसी रहेगी, क्योंकि सारा सामान मशीन्स के थ्रू बन रहा है और साथ के साथ उनकी कॉस्ट भी काफ़ी कम रहेगी। Second point, improved standard of living. With the advent of the industrial revolution, the standard of living become higher. जैसे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया, लोगों का जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो काफ़ी इम्प्रूव हो गया, क्योंकि नाउ द पीपल कैन अफोर्ड डिफरेंट थिंग्स एट अ वेरी चीप रेट। और उसके साथ साथ लोगों ने जो है अपनी लाइफ जो है काफ़ी कन्वीनियंट तरीके से जीनी स्टार्ट कर दी। डेवलपमेंट ऑफ गुड रोड्स, रेलवे, स्टीम शिप्स, टेलीग्राफ, पोस्टल सर्विसेज, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज मेड लाइफ मोर कंफर्टेबल। इंडस्ट्रीज़ की मदद से ये सारा कम्युनिकेशन और ट्रांसपोर्टेशन का जो सिस्टम है वो भी काफ़ी हद तक डेवलप हुआ, जिसकी वजह से लोगों की जो लाइफ है वो काफ़ी कंफर्टेबल और कन्वीनियंट हो गई। स्टेप का पॉइंट है इंग्लैंड वॉज चेंज्ड फ्रॉम अ ग्रेनरी टू अ वर्कशॉप। इंग्लैंड हैड बीन एसेंशियली अ रूरल इकोनॉमी मेनली डिपेंडेड अपॉन एग्रीकल्चर।
इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से पहले इंग्लैंड जो था वो रूरल इकोनॉमी था, यानी कि उनका सारा मेन ऑक्यूपेशन किससे रिलेटेड था? एग्रीकल्चर से। बट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन कन्वर्टेड इंग्लैंड इनटू अ मैन्युफैक्चरिंग कंट्री। सो जैसे ही इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आता है तो इंग्लैंड कंट्री एक मैन्युफैक्चरिंग कंट्री बन जाती है, यानी कि वो सारे रॉ मटेरियल को कन्वर्ट कर रहे थे मैन्युफैक्चर्ड गुड्स में। इसीलिए वो अपनी कॉलोनीज पे डिपेंडेंट थे रॉ मटेरियल के लिए, सो दैट वो चीप रॉ मटेरियल उन कॉलोनीज से ले सके, उसको मैन्युफैक्चर्ड गुड्स में कन्वर्ट कर सकें। देन जो मैन्युफैक्चर्ड गुड्स है उन्हें डिफरेंट कंट्रीज में बेचकर अपने कंट्री की इकोनॉमिक स्ट्रक्चर को डेवलप कर सके। तो वो जो पहले कंट्री ग्रेनरी थी, यानी कि स्टोर हाउस था जहाँ पे चीज़ों को स्टोर किया जा रहा था, अब वो वर्कशॉप में कन्वर्ट हो चुका था। नेक्स्ट आपका पॉइंट है इंक्रीज इन पॉपुलेशन ऑफ इंग्लैंड। द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ब्रॉट इन इट्स वेक मेनी बेनिफिट्स लाइक इंक्रीज इन द नेशनल वेल्थ, इम्प्रूवमेंट इन लिविंग स्टैंडर्ड एंड अ मोर कन्वीनियंट लाइफ। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आने की वजह से काफ़ी सारे बेनिफिट्स जो हैं वो इंग्लैंड कंट्री को मिलते हैं, जैसे कि जो कंट्री की वेल्थ है वो इंक्रीज़ हो जाती है, उसके साथ साथ वहाँ के जो रहने वाले लोग हैं उनका लिविंग स्टैंडर्ड इंप्रूव हो जाता है और लोग जो है काफ़ी कंफर्टेबल एंड कन्वीनियंट लाइफ जीना स्टार्ट कर देते हैं। ऑल दीज फैक्टर्स चेक द नंबर ऑफ डिजीज़ेस, और इन्हीं सारे फैक्टर्स के कारण जो नंबर ऑफ डिजीज़ हैं वो काफ़ी कम होते हैं इंग्लैंड कंट्री में। लोगों के पास मेडिसिन और हॉस्पिटल्स की फैसिलिटीज़ आ जाती हैं, एंड दैट पेव द वे फॉर द इंक्रीज इन पॉपुलेशन ऑफ इंग्लैंड। और इन्हीं सारी फैसिलिटीज़ और फैक्टर्स के कारण इंग्लैंड कंट्री के अंदर पॉपुलेशन जो है वो इंक्रीज होती है। नेक्स्ट आपका पॉइंट है कीन कॉम्पिटिशन इन ट्रेड। द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन रिजल्टेड इन द इंटेंस कॉम्पिटिशन इन ट्रेड। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आने की वजह से इंग्लैंड कंट्री के अंदर जितने भी कैपिटलिस्ट क्लास के लोग हैं उनमें कंपटीशन स्टार्ट हो जाता है कि कौन ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ जो है वो इस्टेब्लिश करेगा और किसका कंट्रोल होगा उन फैक्ट्रीज़ पे। तो कंपटीशन जो है वो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के आने के बाद ट्रेड सिस्टम में काफ़ी इंक्रीज हो जाता है। नेक्स्ट आपका पॉइंट है ग्रोथ ऑफ बैंकिंग सिस्टम। द इंक्रीज्ड इन्वॉल्वमेंट ऑफ कैपिटल बोथ इन इंडस्ट्री एंड एग्रीकल्चर लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ बैंकिंग सिस्टम। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के आने की वजह से जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट है, यानी जो पैसे की इन्वेस्टमेंट है दोनों सेक्टर्स में, इंडस्ट्री में भी और एग्रीकल्चर में भी, काफ़ी हद तक लोगों ने इंक्रीज़ कर दी थी, जिसकी वजह से एक बैंकिंग सिस्टम जो है उसको बनाना ज़रूरी हो गया था, सो दैट इकोनॉमी के जो पैसा है उसको कंट्रोल किया जा सके, कैपिटल इन्वेस्टमेंट को कंट्रोल किया जा सके। तो यानी कि हम ये कह सकते हैं इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के आने के बाद बैंकिंग सिस्टम भी डेवलप हुआ इंग्लैंड के अंदर। लेकिन आपका मेन हेडिंग है सोशल इफेक्ट, यानी सोसाइटी पर इसका इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का क्या इफेक्ट देखने को मिलता है। फर्स्ट आपकी सब हेडिंग है अ ग्रेट डिप्रेशन ऑफ द वर्किंग क्लास। देयर वेजेस वर वेरी लो एंड दे हैड टू वर्क फॉर 14 to 16 आवर्स अ डे। जो वर्किंग क्लास है उनकी कंडीशन काफ़ी बुरी हो गई इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के आने के बाद। उनकी जो वेजेस हैं, जो उनकी सैलरीज हैं वो कम हुई, उनसे जो है 14 to 16 आवर्स जो है वो इंडस्ट्रीज़ में काम करवाना उन्होंने स्टार्ट किया। वर्किंग कंडीशंस वर डेप्लोरेबल, मींस जो वर्किंग कंडीशन थी वर्किंग क्लास की वो बहुत ही बुरी थी। जो टाउन्स थे जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के आने के बाद बनने स्टार्ट हुए इंडस्ट्रीज़ के आसपास, अनऑर्गेनाइज तरीके से डेवलप हो रहे थे। उसमें कोई भी बेसिक फैसिलिटीज़ जो थी वो लोगों के लिए नहीं दी जा रही थी जो प्रॉपर सिटीजन्स को मिलती है। These towns were unplanned and the houses for workers lacked proper sanitation। तो ये जो हाउसेस थे जो टाउन्स में बनते जा रहे थे, जैसे स्लम एरिया टाइप बनते हैं जिसमें कोई प्रॉपर सैनिटेशन, लाइट, एयर वगैरह नहीं था। अब ये शहर बन क्यों रहे थे? क्योंकि वहाँ पे इंडस्ट्रीज़ थी, तो रूरल एरिया से लोगों को अपॉर्चुनिटी मिल रही थी जिसकी वजह से वो शहरों में आ रहे थे। जब वो वहाँ पे आ रहे थे तो वहाँ पे हाउसिंग फैसिलिटीज़ और उनके रहने के लिए कुछ भी नहीं था, जिसकी वजह से स्लम एरियाज डेवलप होने स्टार्ट हो गए इंडस्ट्रियल सेक्टर्स के आसपास। पॉइंट है मोर इम्पॉर्टेंस टू अर्बन लाइफ ड्यू टू माइग्रेशन ऑफ फार्मर्स एंड लेबरर्स फ्रॉम द विलेजेस टू द इंडस्ट्रियल टाउन। अर्बन लाइफ बिकम मोर इम्पॉर्टेंट देन रूरल लाइफ। अब जितने भी गांव में रहने वाले लोग हैं उनको ये लगता था कि इंडस्ट्रीज़ में वर्क कर कर वो ज़्यादा बेटर अपॉर्चुनिटी गेन कर सकते हैं, ज़्यादा अर्न कर सकते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग माइग्रेट कर कर विलेज एरिया से टाउन और सिटीज़ में आए, और इससे लोगों को लगा कि जो अर्बन लाइफ है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रूरल लाइफ से। नेक्स्ट आपका पॉइंट है डिसकंटेंट ड्यू टू अनएम्प्लॉयमेंट, यानी कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आने के बाद जो बेरोजगारी है वो इंक्रीज हुई। ऑन अकाउंट ऑफ द इंट्रोडक्शन ऑफ मशीन, लार्ज नंबर ऑफ लेबरर्स हु यूज्ड टू मेंटेन देमसेल्फ बाय मैनुअल लेबर वर थ्रोन आउट ऑफ वर्क। मशीनों के आने से पहले जितने भी लेबरर्स थे जो हाथों से काम कर रहे थे अपनी इंडस्ट्रीज़ में, उन सबका काम जो था उनसे छिन चुका था क्योंकि अब मशीन्स आ चुकी थी उनकी जगह काम करने के लिए। फर्स्ट अनएम्प्लॉयड मार्च टू ब्रिंग अ पिटीशन टू द गवर्नमेंट वाज ऑर्गेनाइज्ड इन 1817। सो पहली अनएम्प्लॉयड मार्च, यानी जितने भी बेरोजगार लोग थे उन्होंने सरकार के खिलाफ जो है प्रोटेस्ट किया, उन्होंने जो है मार्च किया, और ये पहली गवर्नमेंट के खिलाफ जो पिटीशन जो थी वो स्टेप जो है
अनएम्प्लॉयड लोगों ने लिया, ये 1817 में लिया। यानी कि जैसे ही इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आती है फ्यू ईयर्स हम देखते हैं कि लोगों ने वहाँ पे सरकार को क्रिटिसाइज़ करना स्टार्ट कर दिया सो दैट वहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट जो हुई है उसको ठीक किया जा सके। नेक्स्ट आपकी हेडिंग है पॉलिटिकल इफेक्ट, यानी कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आने के बाद राजनीतिक तौर पर क्या इफेक्ट होते हैं इसके। फर्स्ट पॉइंट है इंग्लैंड emerged out as a most dominant power. England became a supreme power in the realm of trade, industry and commerce, which enabled her to pile up fabulous wealth and set up a network of colonies all over the globe. तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आने के बाद इंग्लैंड कंट्री सुप्रीम पावर बन जाती है पूरी दुनिया की। 60 से भी ज़्यादा कंट्रीज़ उनके कंट्रोल में आती हैं और इसी चीज़ का यूज़ कर कर वो जो है अपनी इकोनॉमी को और स्ट्रॉन्ग कर देते हैं। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के आने की वजह से जो इंग्लैंड कंट्री है वो बहुत ही पावरफुल हो जाती है पूरे वर्ल्ड में। नेक्स्ट आपका पॉइंट है डीपन द सेंस ऑफ यूनिटी एंड इंटरनेशनलिज्म। रेलवे, स्टीम बोट, टेलीफोन, टेलीग्राम, ऑटोमोबाइल्स डीपन द सेंस ऑफ नेशनल यूनिटी। अब यहाँ पर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में बहुत सारे इन्वेंशंस होते हैं, न्यू मशीन्स होते हैं, जिसकी वजह से जो ट्रांसपोर्टेशन है और जो कम्युनिकेशन सिस्टम है वो काफ़ी हद तक बेटर होता है, जिसकी वजह से हम ये कह सकते हैं जो यूनिटी है वो मेंटेन होती है लोगों में जो इंटरनेशनलिज्म की फीलिंग है कि यहाँ से जिस कंट्री में वो लोग रह रहे हैं उसके अलावा और भी कंट्रीज है जहाँ पर लोग एग्जिस्ट करते हैं, तो उन्हें न्यू पार्ट्स के बारे में जानने को मिला। तो यानी कि जो सेंस ऑफ यूनिटी है और जो इंटरनेशनलिज्म है वो क्रिएट हुई लोगों में। नेक्स्ट आपका पॉइंट है इन्फ्लुएंस ऑफ कैपिटलिस्ट इन द एडमिनिस्ट्रेशन। द रिच पीपल बिगिन टू परचेज वोट्स इन ऑर्डर टू गेट द मेंबरशिप ऑफ पार्लियामेंट। अब जितने भी रिच लोग थे उस टाइम पर वो लोग वोट्स जो है परचेज करते थे ताकि वो पार्लियामेंट का मेंबर बन सके। अब पार्लियामेंट का मेंबर उन्हें क्यों बनना था, क्योंकि जितने भी डिसीजन बनते थे वहाँ पे, रूल्स, रेगुलेशन, कानून बनते थे, वो पार्लियामेंट में बैठकर बनाए जाते थे। तो रिच कैपिटलिस्ट क्लास के लोग जो थे हमेशा वोट्स खरीद कर पार्लियामेंट का मेंबर बनना चाहते थे सो दैट वो पॉलिटिकल लाइफ को भी डोमिनेट कर सकें, पॉलिटिकल पावर को कैप्चर कर सके और उनके अकॉर्डिंग जो है डिसीजन लिया जा सके। Not only this, they also begin to ignore and violate the interest of the people of lower strata of the society for safeguarding their own interest. सिर्फ इतना ही नहीं कि वो मेंबर बन रहे हैं, सिर्फ पॉलिटिकल पावर कैप्चर कर रहे हैं, अपने अकॉर्डिंग डिसीजन ले रहे हैं, बल्कि बहुत बार ऐसा भी देखा गया कि जो लोअर स्ट्रेटा के लोग हैं, जो पुअर लोग हैं, उनको एक्सप्लॉइट करते थे कैपिटलिस्ट क्लास के लोग सो दैट वो अपनी कंपनी, अपनी फैक्ट्री को ज़्यादा बेनिफिट पहुँचा सके। जितने भी लेबर लॉज आ रहे हैं, जो भी वेजेस लॉज बनते थे, वो सारे के सारे कहीं ना कहीं क्लास के विश के अकॉर्डिंग बनते थे, जिसकी वजह से हम यह देखते हैं कि जो प्रॉब्लम होता है ना वर्किंग क्लास का, वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है। वर्किंग क्लास को काफ़ी हद तक एक्सप्लॉइट किया जाता है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में। नेक्स्ट आपका पॉइंट है परस्यू टू प्रोक्योर वेपन्स। द सरप्लस वेल्थ एक्वायर्ड बाय द कैपिटलिस्ट कंट्री केम टू बी यूज फॉर एक्सपैंडिंग देयर आर्म्ड फोर्सेस। अब जितनी भी कैपिटलिस्ट कंट्रीज थी, यानी कि जहाँ पर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया था, वो जितनी भी पावरफुल कंट्रीज थी उन्होंने अपने पैसे का इस्तेमाल किया अपनी आर्मी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। मेकिंग डिस्ट्रक्टिव वेपन्स, उन्होंने डिस्ट्रक्टिव वेपन्स बनाने स्टार्ट किए सो दैट उनका यूज़ कर कर वो वर्ल्ड की कंट्रीज़ को अपनी कॉलोनी बना सके। द कंट्रीज इमर्ज्ड आउट अ स्ट्रॉन्ग मिलिट्री पावर्स। और टाइम के साथ जितनी भी कैपिटलिस्ट कंट्रीज़ हैं वो सारी की सारी स्ट्रॉन्ग मिलिट्री पावर्स बन गई एंड दीज फैक्टर पेव द वे फॉर फ्यूचर वॉर्स। तो इसी की वजह से हम देखते हैं कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद हमें वर्ल्ड वॉर 1 एंड वर्ल्ड वॉर 2 जो है वो देखने को मिलती है। नेक्स्ट आपकी हेडिंग है इंटेलेक्चुअल इफेक्ट्स। फर्स्ट आपका पॉइंट है emergence of new ideas. The French economist coined a new phrase, laissez-faire, which means leave things alone. सो यहाँ पर टाइम रहते हुए बहुत सारे इंटेलेक्चुअल्स जो हैं उन्होंने बुक्स लिखनी स्टार्ट की, मैगजीन्स, आर्टिकल्स लिखने स्टार्ट किए और बहुत सारे न्यू जो टर्म्स है वो इस्टेब्लिश किए। अब उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट टर्म है लेज़ेस-फेरे, जिसका मतलब है चीज़ों को अकेले करना, इंडिविजुअलिस्टिक लेवल पर करना, जिसमें स्टेट का इंटरफेरेंस काफ़ी कम रहेगा। दे वॉन्टेड अ कम्प्लीटली फ्री हैंड इन रनिंग देयर बिजनेस। जितने भी कैपिटलिस्ट क्लास के लोग थे यानी रिच लोग थे, वो सारे के सारे चाहते थे अपने बिजनेस को अपने अकॉर्डिंग करना और उसमें स्टेट का इंटरफेरेंस काफ़ी कम रहे। इन द अर्ली स्टेज ऑफ द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन दिस डॉक्ट्रिन प्रिवेल्ड। जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया काफ़ी हद तक ये जो लेज़ेस-फेरे है इसको यूज़ किया गया और स्टेट ने भी काफ़ी कम इंटरफेयर किया उनकी पॉलिसीज़ और रूल्स रेगुलेशन में। उनको फ्री छोड़ दिया कि जिस तरीके से आपने अपना बिजनेस करना है आप कर सकते हो। एनेबलिंग द इंडस्ट्रियलिस्ट टू एक्सप्लॉइट द वर्किंग क्लास विदाउट हिंड्रेंस फ्रॉम एनी क्वार्टर। तो इसी चीज़ का इस्तेमाल कर कर इंडस्ट्रियलिस्ट क्लास के लोगों ने जो वर्किंग क्लास के लोग हैं उनको एक्सप्लॉइट करना स्टार्ट किया। उनकी जो वेजेस है वो काफ़ी कम दिए, उनको काफ़ी घंटों तक काम करवाया। उनकी जो वर्किंग कंडीशंस थी जहाँ पे वो
काम कर रहे थे वो भी काफ़ी बुरी थी। तो लेज़िस फेरे एक डॉक्ट्रिन थी, यानी कि एक न्यू टर्म था जिसका इस्तेमाल कर कर जो कैपिटलिस्ट क्लास है उन्होंने वर्किंग क्लास को बहुत हद तक जो है एक्सप्लॉइट किया था अपने बेनिफिट के लिए। लास्ट आपका सेकंड पॉइंट है ओल्ड ऑर्डर यील्डेड प्लेस टू द न्यू वन, यानी कि जो भी पुराना सिस्टम चल रहा था उसकी जगह न्यू सिस्टम जो है वो आ गया। इट ब्रॉट टू एन एंड ट्रेडिशनल सिस्टम, पुराने रीति रिवाज, कस्टम, सुपरस्टिशन यानी कि अंधविश्वास, डॉगमेटिक आइडियाज़ यानी कि नैरो माइंडेड सोच रखना, कंजर्वेटिज्म, तो ये सारी चीज़ें जो थी वो टाइम के साथ ख़त्म हो गई। उसकी जगह न्यू आइडियाज़, न्यू कस्टम्स, जिसमें लोगों के पास लिबर्टी है अपने डिसीजंस लेने की, सरकार को क्रिटिसाइज करने की, अपने तरीके से चीज़ों को करने का। तो पुराने जो हैबिट्स हैं, जो थॉट्स ऑफ लिविंग है, वो लोगों ने छोड़कर नई तरीके की जो चीज़ें हैं उनको अपनाना स्टार्ट किया। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की वजह से मैन्युफैक्चरिंग गुड्स पे तो असर पड़ा, साथ ही साथ लोगों का जो लाइफ स्टैंडर्ड है वो भी इंक्रीज़ हुआ। जो लोगों के जो पुराने तौर तरीके थे, जिस तरीके से वो रह रहे थे, जिस तरीके से उनके थॉट्स प्रोसेस थे, वो थॉट प्रोसेस भी काफ़ी हद तक चेंज हो गया। लोग अवेयर हो गए, अलर्ट हो गए अपनी चीज़ों को लेकर, और बहुत सारे इन्वेंशंस हुए जिसकी वजह से जो प्रिंट मीडिया है, जो मैगजीन्स है, न्यूज़पेपर्स है, वो भी लोगों तक पहुंचने शुरू हुए, जिसकी वजह से उन्होंने न्यू आइडियाज़ जो है वो अडॉप्ट करने स्टार्ट किए। नाउ एंड में कंक्लूजन 4 to 5 लाइन्स, एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू राइट द कंक्लूजन इन द एंड। इससे आपका आंसर जो है कंक्लूड हो जाएगा। कोई भी इंपॉर्टेंट लाइंस जो हमने पूरे क्वेश्चन में डिस्कस की हैं आप एंड में लिख सकते हो। इन केस आपको लाइंस नहीं पता लगेंगी, मैंने आपके लिए यहाँ लाइंस अंडरलाइन कर दी हैं, आप यहाँ से रीड कर लेना, बट कंक्लूजन लिखना इज मस्ट। I hope you will find this video informative and helpful. If you have any doubt related to this video or syllabus, please comment below. Share this video with your friends and subscribe the channel so that you will get the notification on time. All the best achievers. Have a nice day.